जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के मॉडल पेपर पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक सेट दे दिया है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये मेरा साइंस का दूसरा सेट है, ठीक है। और एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक मॉडल पेपर नहीं आया है। जो आपका 2024 में ये जो इस साल को यानी कि 2025 के एग्जाम के लिए जो मॉडल पेपर आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया है। तो अब बात रहा कि सर नहीं आया तो हम लोग क्या करें, बैठ के रहे? नहीं आया तो आपको क्या करना है कि आगे पढ़ते रहना है। अब आगे क्या पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पूरा किताब विताब खत्म करके बैठे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका थोड़ा मोड़ा बचा होगा, और एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो बेसिकली इन तीनों टाइप के बच्चों के लिए ये सारे वीडियो हैं, ठीक है। जो कुछ नहीं पढ़ा है उसको तो भाई साहब आप कोई उपाय नहीं, आप वो पूरा सारा किताब तो पढ़ सकता नहीं, तो उसको अब यही सब पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह, ठीक है। अब जो बच्चा थोड़ा मोड़ा पढ़ा है उसको भी मॉडल पेपर आप सॉल्यूशन करना शुरू कर देना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा मोड़ा भी कवर कर ले, साथ मॉडल पेपर भी उसका कवर हो जाए। क्योंकि अब मॉडल पेपर बनाने का समय आ गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है। मतलब फरवरी के लगभग समझो कि 15 तारीख के बाद से आपका एग्जाम शुरू होगा, नहीं ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। और आज तो 3 तारीख हो गया आपका इस साल, मैंने इस दिसंबर का, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो बच्चे पूरे कंप्लीट है उसको तब रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड तो मॉडल पेपर ही होता है। तो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और मैं बता दूं कि ये मॉडल देख सकते हो कि 2021 का मॉडल पेपर है, ठीक है। 2021 का सेट 1 मॉडल पेपर है, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है 4-5 साल पुराना, सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। और अगर सभी मॉडल पेपर अगर आप लोग कवर कर लेते हो ना, तो आपका पता है नंबर नहीं एक भी गायब होगा, समझ लीजिए सारा नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पहले मॉडल पेपर सारा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर का जितने भी ओरिजिनल पेपर पूछे गए थे उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। अभी पहले ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते, फिर लास्ट टाइम पे हम लोग सब्जेक्टिव भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न लेगा कि प्रकाश किरणें गमन करती है। तो प्रकाश किरणें सबको पता है कि सीधी रेखा में गमन करती है, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 का पावर में 8 मीटर पर सेकंड होता है। याद रखना मेरी बात, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिख रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड या mm पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, जो गलत हो जाएगा। सब बच्चा बोलेगा सर प्रकाश की बात चल रही है तो किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए, पर नहीं, मीटर पर सेकंड। याद रखना मेरी बात। ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके प्रश्न, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं जो नहीं पूछा गया है, ठीक। और ये बहुत ज्यादा चांस रहता है। मैं तो गारंटी देता हूं कि इस सेट से 1 से 2 प्रश्न आपको इस साल देखने को मिलेगा। मैं ये 100% दावा के साथ बोलता हूं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, या इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास ख नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। यानी कि 25 सेंटीमीटर सामने तक ही कोई वस्तु रखा हुआ है तब आप लोग स्पष्ट देख पाओगे। जैसे उससे और सामने लाओगे तो और आप देख नहीं पाओगे, आपको धुंधला नजर आएगा, आपके आंख दर्द करने लगेगा, ठीक है ना। आपका मतलब आंख में खिंचाव बढ़ने लगेगा। और अगर बोले कि अगर न्यूनतम दूरी कि आप लोग कितना दूर तक देख पाते हो, तो अनंत दूरी तक आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। दूरतम दूरी पर सामने वाला 25 सेंटीमीटर। अच्छा, धारा मापने के यंत्र क्या कहते हैं हम लोग? ए मीटर कहते हैं। अब बताओ भी बाय में आई किसका अनुपात होता है? सबको पता है भी बाय में आई बराबर में आर होता है। यही तो ओम का नियम होता है ना, यही तो ओम का नियम होता है। तो भाई साहब यही ओम का नियम अगर है हमारा, तो आप लोग को पता होगा। अच्छा, ओम का नियम क्या होता है बताओ? ओम का नियम आपको पता है कि भी जो होता है वो समानुपाती होता है आई का। भी बढ़ाओगे तो आई आपका बढ़ेगा, आई बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि समानुपाती को जब हटाते तो हम लोग क्या लगता है, भी बराबर में आर आई लगता है। आई होप कि आपको पता होगा। और इस आर को रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस आई को अगर उधर भेज देंगे तो क्या बनता है, भी बटे में आई बराबर में आर बनता है। यही तो क्वेश्चन में पूछ दिया है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, एक प्रकार का ओम का नियम, एक प्रकार क्या ये ओम का ही नियम है। तो जो कि आपके पास पता होगा कि ओम का नियम प्रतिरोध को जनरली इस ओम का नियम क्या होता है पता होगा कि भी समानुपाती आई होता है, ठीक है। परंतु यहाँ ओम का नियम को जब हम लोग यूज कर भी बराबर में आई निकालते हैं तो हमारा आर निकलता है, यानी कि इसके लिए क्या होगा, प्रतिरोध होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर में प्रतिरोध आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कहीं ओम का नियम लिखा होता तो आप लोग उसको भी मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। पर ओम का नियम एक्चुअली भी समानुपाती आई होता है, ठीक है, याद रखना मेरी बात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, क्योंकि भी बराबर में भी बटे आई बराबर में आर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध रेसिस्टेंस। अच्छा, कि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ कि देख लो, फेरस ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम क्या करता है, फेरस ऑक्साइड को उसके यौगिक से विस्थापित कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। साथ ही साथ क्या बना लेता है कि साथ ही साथ फेरस को जो है उसको बाहर फेंक देता है इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको पता है कि जब कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ भी विस्थापन हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम फेरस को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है वो फेरस से अधिक अभिक्रियाशील होता है।
होता है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर देख लो, विस्थापन अभिक्रिया घ नंबर का करेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये बेसिकली एक क्या है ये वाला बताओ, इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड के 3-4 मैंने एग्जांपल बताया हुआ था, इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, शायद मैंने वीकली टेस्ट में बताया था। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग जितने भी वीडियो डालें, वीकली टेस्ट का हो गया या फिर आपका इस प्रकार का मॉडल पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्लास 10 का सारा देख लोगे तो आपका फंडा क्लियर है, आप लोग अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। चलिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में सैट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ लैक्टिक अम्ल किसे पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल से दूध दही में पाया जाता है। ठीक है ना, दूध वगैरह में पाया जाता है। देखो सिट्रिक अम्ल किसे पाया जाता है बताओ? तो सिट्रिक अम्ल जो होता है ये बेसिकली नींबू वगैरह में पाया जाता है। और जो टार्टरिक अम्ल होता है वो बेसिकली इमली में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, जो कि आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। अच्छा, लिखा है किसी विलेन का pH मान 5 है तो क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी विलेन का अगर pH मान अगर 7 है तो वो पक्का पक्की उदासीन होता है। और 7 से अगर मान लो कि इधर 0 के बीच में है तो वो क्या होता है? अम्ल होता है। और इधर अगर मान लो कि 7 से इधर 14 के बीच में तो वो क्षार होता है। तो देख सकते हो ये 5 जो है 7 और 0 के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? pH हो जाएगा इसका मान अम्ल की ओर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? एक अम्ल हो जाएगा, जो कि आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन में कट हो जाएगा, एसिड। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन में CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? यानी कि CaOCO2 मैंने CaOCl2 जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। देखो Ca मतलब कैल्शियम, O माने इसको हम लोग ऑक्सीजन, इसको हम लोग ऑक्सी बोलते हैं इस प्रोनाउंसिएशन में। और Al माने क्या होता है? क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल 2 गो क्लोरीन। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब धोने का सोडा और बेकिंग सोडा का आप लोग फॉर्मूला हम लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। अब हम लोग थोड़ा बायोलॉजी पर बढ़ते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ से बायोलॉजी शुरू होता है। तो देखो मनुष्य का जो वृक्क है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये भी सभी प्रश्न मैं बोल सकता हूँ, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और इससे एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा इस 2025 के एग्जाम में। तो देखो मनुष्य का जो वृक्क होता है ये बेसिकली उत्सर्जन का काम आता है। ठीक है, तो आपके पास ग नंबर का ऑप्शन कट हो जाए कि ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखो स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन खुद बनाता है जैसे कि पेड़ पौधा, उसके लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों रहेंगे तभी वो क्या बना पाता है? भोजन बना पाता है। और एक चीज चाहिए जो कि होता है खनिज लवण, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं, क्योंकि 4 तो ऑप्शन ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी घ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम होता है वो जल के वाहन का उत्तरदायी होता है, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का या खनिज लवण का परिवहन काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? ये तो बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। तो देखो कौन सा ऐसा जो यहाँ पे अंग है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो देखो अंडाशय हो गया, आपके पास गर्भाशय हो गया, डिंब वाहिनी हो गया जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि बताओ मादा शरीर में कहाँ पे निषेचन होता है? तो वैसे डिंब वाहिनी में होता है जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। कभी ऑप्शन में डिंब वाहिनी देगा, कभी कभी हिंदी में इंग्लिश वाला वर्ड फिलोपियन ट्यूब लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये तीनों का तीनों ही क्या है? मादा जनन तंत्र है। परंतु जो शुक्रवाहिका जो होता है ये बेसिकली नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो ये था हमारा। अच्छा, अभी और एक प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, लेकिन गुड़हल किस प्रकार का पुष्प है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गुड़हल जो होता है ये द्विलिंगी पुष्प है। बोलो सर द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? एक लिंगी होता है, एक द्विलिंगी पुष्प होता है, जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। जिस पुष्प में उसको द्विलिंगी बोला जाता है। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है कि दो, मतलब उसमें सिर्फ एक ही हो गया, तो नर होगा या मादा होगा। ठीक है, अच्छा अब बता दो उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? देखते हैं आप लोग में से कौन जवाब दे पाता है। चलो, तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर कर लिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बाद में सब्जेक्टिव को क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन लेना है। और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाइयों मेरे, समझ लो मेरी बात। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।